अध्याय 195 लाइटनिंग इनहेरिटेंस 1। ये लोग या तो बेकार हैं या बेवकूफ़। पूरे परीक्षण के लिए सोचते हुए मैंने उन्हें बाहर निकालने का फैसला किया। शिष्य अहंकार के लिए सजा लेने को तैयार होगा। मैं स्वीकार करता हूँ इस पाप को। हॉल तुरंत इतना शांत हो गया कि यहाँ तक कि एक सुई गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। एल्डर्स के भाव सभी बहुत रंगीन थे। पीड़ित, जैक विल्सन, प्रफुल्ल, जय और आर्या के चेहरे हरे थे और वे गुस्से से कांप रहे थे। यह उसके पाप को स्वीकार कैसे कर रहा था? वह उनका मजाक उड़ा रहा था। नकुल शॉ के शब्दों ने उनके दिल में सबसे कमजोर बिंदु पर प्रहार किया। अगर वे बेकार नहीं थे तो वे एक इल्यूजन फॉक्स द्वारा कैसे नियंत्रित होते? अगर वे बेवकूफ़ नहीं थे तो वे एक बिल्ली पर कैसे विश्वास करते? यह उनके दिलों में शर्म थी। नकुल शॉ ने इसे समझाने की भी परवाह नहीं की और उसने इसके बजाय उनके चेहरों पर जोरदार थप्पड़ मारा। यहाँ तक कि अगर जैक विल्सन और कंपनी बहस जीत गए तो बेकार, बेवकूफ़ समूह को पीछे खींचने के शीर्षक उन पर फंस जाएंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले विनियम एल्डर थे। अभिमानी बच्चा, तुमने अपनी गलतियों को नहीं बदला है। तुम स्वार्थी हो। तुम कानूनों को अपनी आंखों में नहीं रखते। तुम अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो। विनियम एल्डर ने अचानक बात करना बंद कर दिया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत था। यहाँ का शिष्य अहंकार, स्वार्थ, कानूनों को अपनी आंखों में न रखने और अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए सजा लेने को तैयार है। नकुल शॉ के नीले बाल हवा में लहराए और उनके चेहरे पर उपहास से भरी मुस्कान दिखाई दी। जैसे ही विनियम एल्डर कुछ और कहने वाले थे, फर्स्ट एल्डर ने रोक दिया। ठीक है, सच्चाई सामने आ गई है और नकुल शॉ ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन विनियम एल्डर का चेहरा हरा था। तुमने खुद ही कहा है, नकुल शॉ अभिमानी और स्वार्थी था, लेकिन उसका अन्य शिष्यों को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। इसके अलावा उसके शब्द बिना किसी कारण के नहीं थे। फर्स्ट एल्डर ने कहा। एल्डर दीप और रमन दोनों चकित और अवाक थे। नकुल शॉ ने खुद ही स्वीकार कर लिया था। वे और क्या कर सकते थे? सिर से पैर तक उसके पास केवल स्वार्थी और अभिमानी का शीर्षक था। ये पाप भी नहीं थे, वे किसी का रवैया थे। क्लैन में ऐसे कई लोग थे। केवल एक जो समस्याग्रस्त था, वह अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा था। नकुल शॉ से 400,000 योगदान अंक क्यों न लें और उन्हें इन 4 शिष्यों को उनके नुकसान के लिए दें? फर्स्ट एल्डर ने सुझाव दिया। यह एक शानदार विचार है। 400,000 अंक एक वाइस हेड का वेतन है जो क्लैन के लिए 100 साल काम कर रहा है। यह इन शिष्यों को मुआवजा देने के लिए पर्याप्त से अधिक है। क्लैन मास्टर ने सहमति में अपना सिर हिलाया। 400,000 अंक वास्तव में बहुत हैं। अतीत में योगदान अंक काटने के पिछले उदाहरण भी रहे हैं। मूल रूप से तटस्थ दादी चंद्रवती ने कहा। यह विनियम एल्डर ने लाचारी से एल्डर दीप और रमन को देखा। वे तीनों कुछ नहीं कर सके। सतह से ऐसा लग रहा था कि क्लैन ने पहले ही नकुल शॉ को दंडित करने की पूरी कोशिश की थी। 400,000 अंक एक बड़ी मात्रा में अंक थे। अगर किसी ने इस सजा पर सवाल उठाया तो ये खुद क्लैन पर सवाल उठाने जैसा था। हालांकि नकुल शॉ के लिए उसके पास अभी भी 100,000 अंक बचे होंगे। जब योगदान अंक इतनी राशि तक पहुंच जाते थे तो इसका अब ज़्यादा मतलब नहीं होता था। उसे हॉलो बिल्डिंग में कभी भी प्रवेश करने का विशेषाधिकार भी मिला था। उसके पास पहले से ही फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस की सबसे अच्छी विरासत, लाइटनिंग इनहेरिटेंस थी, जिसमें अंदर बहुत ज्ञान था। उसे पैसे, कौशल या खजाने की आवश्यकता नहीं थी। 400,000 अंक नकुल शॉ के लिए कुछ भी नहीं थे। नकुल शॉ, क्या तुम्हें कोई समस्या है? क्लैन मास्टर ने पूछा। शिष्य को इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इन बेवकूफ़ और बेकार शिष्यों को देने के बजाय अंक क्लैन को वापस देना बेहतर होगा। नकुल शॉ ने सुझाव दिया। ये सुनकर जैक विल्सन और कंपनी ने शर्मिंदगी से लाल होने के कारण गाली देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अगर वे आज योगदान अंक प्राप्त करने में कामयाब रहे तो वे कभी भी शर्म को नहीं भूलेंगे और उन्हें आज का डर भी विकसित हो सकता है। यह विशेष रूप से जय के लिए था। वह महान प्रतिभा और किस्मत वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और वह परीक्षण में दूसरे स्थान पर आया था, जिसने उसे पहले ही 200,000 अंक दिए थे। उसकी गरिमा का कुचलना उसकी महत्वपूर्ण कमजोरी थी। रुको, फर्स्ट एल्डर ने नकुल शॉ को घूर कर देखा और उन्होंने उसे इतना शरारती होना बंद करने का संकेत दिया। बाद वाला पहले से ही सबसे बड़ा विजेता था। न केवल उसे दंडित नहीं किया गया, उसने जय और कंपनी को भी शर्मिंदा किया। नकुल शॉ मुस्कुराए और अपने गुरु के पक्ष में लौट आए। एल्डर्स ने तब नकुल शॉ को बार बार चेतावनी दी और उन्होंने जनता को बाद वाले की सजा की घोषणा की। आखिरकार ये खत्म हो गया था। परीक्षण में दुश्मनी को नीचे रखा गया था। जैक विल्सन और कंपनी के भाव गुस्से और शर्मनाक थे जब वे हॉल से बाहर चले गए। भीड़ के फीके पड़ने के बाद, मेरे साथ आओ, फर्स्ट एल्डर ने नकुल शॉ से कहा। जल्द ही नकुल शॉ उस जगह पर पहुंचे जहां फर्स्ट एल्डर रहते थे। यह एक शांत और शांत कमरा था जिसके चारों ओर कोई नहीं था। नकुल शॉ थोड़ा हैरान थे। यह उनके गुरु का निजी स्थान था। कई लोगों को इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। बोलो,
तुम्हें फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस में कौन सी विरासत मिली? फर्स्ट एल्डर मुस्कुराए। नकुल शॉ रुक गए। फर्स्ट एल्डर को कैसे पता चला? हा, मैं फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस को किसी और से बेहतर समझता हूँ। तुम्हारे लिए विरासत प्राप्त न करना असंभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम मानसिक ऊर्जा के अलावा अन्य पहलुओं में भी प्रतिभाशाली हो। एक साधारण विरासत प्राप्त करना कठिन नहीं है, फर्स्ट एल्डर ने आत्मविश्वास से कहा। गुरु की आंखें वास्तव में उज्ज्वल हैं। हाँ, मुझे एक विरासत मिली है। नकुल शॉ ने धीरे धीरे अपना हाथ खोला। उनकी हथेली पर बिजली की एक छोटी चमक दिखाई दी और यह उनके हाथ पर लाइनों के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। यह बिजली की विरासत है। फर्स्ट एल्डर ने अपने चेहरे पर सदमे के रूप में एक ठंडी सांस ली। वह क्लैन में सबसे जानकार और सबसे मजबूत एल्डर थे। इसे देखकर ही वह नकुल शॉ की विरासत का इतिहास बता सकते थे। इस विरासत के साथ मेरा लाइटनिंग विंड पाम सही हो जाएगा। गुरु, क्या आप अभी भी मेरे लाइटनिंग विंड पाम को प्रशिक्षित करने के खिलाफ हैं? नकुल शॉ हल्के से मुस्कुराए। फर्स्ट एल्डर रुक गए और उन्होंने नकुल शॉ को जटिल भावनाओं के साथ देखा। नकुल शॉ, जिसे लाइटनिंग इनहेरिटेंस मिला था, निश्चित रूप से लाइटनिंग विंड पाम को प्रशिक्षित करने का अधिकार था। अगर ऐसा नहीं होता कि मैंने पहले ही लाइटनिंग विंड पाम सीख लिया था, तो शिष्य को यह विरासत नहीं मिली होगी। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जय की विरासत का भी शायद उसके उत्तरी डार्क हेवनली वाटर से कुछ लेना देना है। नकुल शॉ ने जारी रखा। कर्म वास्तव में दुनिया में समझने के लिए सबसे कठिन चीज़ है। फर्स्ट एल्डर कड़वा मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। किसने सोचा होगा कि नकुल शॉ ने जो लाइटनिंग विंड पाम प्रशिक्षित किया था, वह उसे सबसे अच्छी लाइटनिंग इनहेरिटेंस प्राप्त करने की अनुमति देने की कुंजी थी। नकुल शॉ ने कैरी को भी घाटी में जाने के लिए कहा था, लेकिन बाद वाले को केवल एक सामान्य फ्लोटिंग क्रेस्ट सील मिली थी, न कि फ्लोटिंग क्रेस्ट लाइटनिंग सील। ये कर्म था। शॉ, तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि तुम्हें पहले ही लाइटनिंग इनहेरिटेंस मिल गया है। मैं तुम्हें 1 महीने बाद थरी क्लैन पार्टी में सिफारिश करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें शीर्ष 5 कोर शिष्यों में से एक की स्थिति तक पहुंचना होगा। फर्स्ट एल्डर का भाव प्रशंसा और प्रशंसा से भरा था। वह जानकार हो सकते हैं, लेकिन ये लाइटनिंग इनहेरिटेंस के सामने कुछ भी नहीं था। जिसने उसे और अधिक आराम दिया वह ये तथ्य था कि नकुल शॉ अभिमानी और लापरवाह लग सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में वह शांत और धूर्त था। उसमें कोई सहानुभूति नहीं थी और उसने बिना किसी झिझक के फैसले किए। उसका रवैया इस दुनिया के लिए उपयुक्त था। फर्स्ट एल्डर्स के दृष्टिकोण से मयंक, जय, प्रफुल्ल और कंपनी जैसे अन्य शिष्य अभी तक परिपक्व नहीं हुए थे और वे नकुल शॉ जितने धूर्त नहीं थे। ये थरी क्लैन पार्टी क्या है? नकुल शॉ ने उत्सुकता से पूछा। फर्स्ट एल्डर थोड़ा हैरान थे। नकुल शॉ ने शीर्ष 5 कोर शिष्यों में शामिल होने को भी अपने दिल में नहीं रखा। इससे उसका आत्मविश्वास देखा जा सकता था। थरी क्लैन पार्टी में लिन मून क्लैन, सिल्वर मून क्लैन और ब्रोकन मून क्लैन शामिल हैं। ये हर 5 साल में एक बार आयोजित होता है और ब्रोकन मून क्लैन हमेशा अंतिम आता है क्योंकि लिन मून क्लैन और सिल्वर मून क्लैन 13 क्लैन में हमसे उच्च स्थान पर थे। ये सुनने के बाद नकुल शॉ मदद नहीं कर सके, लेकिन आह भरी, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ब्रोकन मून क्लैन 13 क्लैन में इतना कमजोर है। भाड़ में जाओ, 13 क्लैन सभी छोटी शक्तियां हैं। हम सभी के पास समान ताकत है। ब्रोकन मून क्लैन लड़ाई की बात आती है तो किसी से नहीं डरेगा। फर्स्ट एल्डर ने कसम खाई। यह एक क्लैन कितना शक्तिशाली है, इसे कैसे मापा जाता है? नकुल शॉ अचानक ये जानने में रुचि रखने लगे कि प्रत्येक क्लैन की ताकत को कैसे मापा जाता है। ये स्पष्ट था कि ब्रोकन मून क्लैन सिर्फ एक आधारशिला था। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार क्लैन को 1 सितारे से 5 सितारों तक 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। 1 सितारा सबसे कमजोर और 5 सबसे मजबूत है। प्रत्येक सितारे के बीच का अंतर ताकत में 10 या सैकड़ों गुना हो सकता है। ब्रोकन मून क्लैन के कितने सितारे हैं? नकुल शॉ ने तत्काल पूछा। कितने सितारे? फर्स्ट एल्डर का चेहरा लाल हो गया और हंसा। चलो एक और विषय बदलते हैं। नकुल शॉ का एक अजीब चेहरा था, लेकिन उन्होंने पूछना जारी नहीं रखा। थरी क्लैन पार्टी अन्य गुटों के प्रतिभाशाली लोगों को देखने का एक अवसर था। हालांकि थरी क्लैन पार्टी केवल 3 क्लैन के बीच है, प्रतिभाशाली लोगों की संख्या अभी भी अधिक है। उदाहरण के लिए लिन मून क्लैन। मैंने सुना है कि उनके पास एक व्यक्ति है जिसका एक परिवर्तनशील शरीर है, जिसकी प्रतिभा पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर के बराबर है। इसका मतलब है कि उसकी प्रतिभा जय से भी अधिक है। फर्स्ट एल्डर ने कहा। पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर। नकुल शॉ हिल गए। यह एक पौराणिक प्रतिभा थी। यहाँ तक कि जय भी एक पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर के करीब था। लिन मून क्लैन के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रफुल्ल की तरह एक परिवर्तनशील शरीर था, लेकिन पूर्व की प्रतिभा कहीं अधिक थी। अरे हाँ, अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं तो तुम क्लैन से पूछ सकते हो क्योंकि तुमने बहुत योगदान दिया है। फर्स्ट एल्डर मुस्कुराए। नकुल शॉ ने थोड़ी देर सोचा और धीरे से कहा, कुछ चीजें खत्म करने के बाद शिष्य थरी क्लैन पार्टी में भाग लेने से पहले घर जाना चाहता है। वह अब काफी समय से शॉ परिवार को छोड़ चुके थे।
अध्याय 196 लाइटनिंग इनहेरिटेंस 2 48वां दिन। इस पीढ़ी का फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया और नकुल शॉ के नाम ने पूरे क्लैन को हिला दिया। वह एक कोर शिष्य नहीं हो सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से सबसे प्रसिद्ध में से एक था। उसी समय उसके अहंकार, धूर्तता और स्वार्थ की अफवाहें फैल गईं। ऐसी फुसफुसाहटें थीं कि कई कोर शिष्यों को उसके द्वारा मूर्ख बनाया गया था। हालांकि ये यही खत्म नहीं हुआ। दूसरे दिन फर्स्ट एल्डर ने घोषणा की कि वह नकुल शॉ को अपने कोर शिष्यों में से एक के रूप में ले रहे हैं। इस खबर ने एक बार फिर पूरे क्लैन को हिला दिया, खासकर उच्च स्तर पर। फर्स्ट एल्डर बिना किसी संदेह के सबसे जानकार और शक्तिशाली एल्डर थे। नकुल शॉ को अपने आधिकारिक शिष्य के रूप में पदोन्नत करके उन्होंने बाद वाले को उन शिष्यों में से एक बना दिया था जिनसे नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए नकुल शॉ के दुश्मन एक ही समय में सावधान और डरे हुए थे। परीक्षण समाप्त होने के बाद दूसरा दिन नकुल शॉ क्लैन मिशन डिवीजन गए। उन्होंने कर्ज के आदिम क्रिस्टल पत्थर लौटाए और 3 आर्टेमिस तीर खरीदे। जब बूढ़े आदमी विश्वनाथ ने नकुल शॉ को देखा तो पूर्व मदद नहीं कर सका, लेकिन आह भरी। दोनों ने एक शर्त लगाई थी कि क्या नकुल शॉ ट्रायल में भाग ले सकते हैं। नकुल शॉ न केवल प्रवेश करने में कामयाब रहे, बल्कि वह पहले भी आए और 10,000 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा। नकुल शॉ आर्टेमिस तीर खरीदने के बाद उत्साहित होने में मदद नहीं कर सका। तीर उच्च गुणवत्ता वाले थे, जो एक मिडिल ग्रेड मॉडल हथियार के बराबर थे। केवल आर्टेमिस धनुष के साथ उनका उपयोग करके ही उनकी पूरी शक्ति जारी की जाएगी। बेंग सो, नकुल शॉ ने हल्के से तार को पीछे खींचा और एक गहरा हरा तीर हवा को इतनी तेजी से छेद गया कि नग्न आंखों से भी इसे नहीं देखा जा सकता था। आर्टेमिस धनुष में इतनी मजबूत बर्फ विशेषताएं कब थीं? बूढ़ा आदमी विश्वनाथ थोड़ा चकित था। तब तीर में निश्चित रूप से एक बड़ी मात्रा में ठंडक थी। आर्टेमिस तीर स्वचालित रूप से वापस आ गया। नकुल शॉ ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और आर्टेमिस धनुष वाइसहेड बिस्वा को सौंप दिया। आर्टेमिस धनुष पर एक नीला कमल था। बूढ़े आदमी विश्वनाथ ने बाहर पहुंचकर धनुष को पकड़ लिया। ये ठंडा था और जिस सामग्री से धनुष बनाया गया था उसमें भी एक बदलाव आया था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल में पहले स्थान पर थे। आर्टेमिस धनुष की शक्ति अब एक हाई ग्रेड मॉडल हथियार से ज़्यादा कमजोर नहीं है। बर्फ की विशेषता कुछ हाई ग्रेड मॉडल हथियारों की तुलना में भी अधिक कीमती है, वाइसहेड बिस्वा ने कहा। नकुल शॉ थोड़ा अफसोसजनक था। परीक्षण में बर्फ के तीर सभी का उपयोग किया गया था। आर्टेमिस धनुष के साथ उपयोग किए जाने पर उनमें बर्फ सीलिंग का प्रभाव था। बेशक शुद्ध शक्ति के मामले में आर्टेमिस तीर के साथ आर्टेमिस धनुष बेहतर था। नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि अगर वह अपनी पूरी ताकत से आर्टेमिस धनुष को निकालता है तो यह असेंडेड दायरे के 5वें स्काई पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करेगा। आर्टेमिस धनुष और आर्टेमिस तीर का एक साथ उपयोग करते समय ट्रूफोस की लागत दोगुनी होती है। नकुल शॉ की भौहें तन गईं। हर चीज़ की अपनी कमजोरी और ताकत होनी चाहिए। उसके बाद नकुल शॉ ने बूढ़े आदमी विश्वनाथ से अपने यिन शैडो क्लॉक को ठीक करने के बारे में पूछा। यिन शैडो क्लॉक नकुल शॉ की सबसे कीमती वस्तु थी। इसका मूल्य एक आध्यात्मिक हथियार से 10 गुना अधिक था। आध्यात्मिक हथियारों में एक खेती की आवश्यकता थी और असेंडेड दायरे में मौजूद लोग उन्हें नियंत्रित भी नहीं कर सकते थे। हालांकि विरासत ग्रेड खजाने उपयोगकर्ता के साथ बढ़ सकते थे। वह कितना दुर्लभ था। नकुल शॉ ने यिन शैडो क्लॉक को ठीक करने के लिए आवश्यक अधिकांश सामग्री एकत्र कर ली थी, लेकिन कुछ चीजें थीं जिनकी उसे अभी भी आवश्यकता थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शर्त थी। तुम्हारा मतलब है कि लोहार को एक ग्रैंड मास्टर होना चाहिए और ट्रू स्पिरिट दायरे में होना चाहिए? बूढ़े आदमी विश्वनाथ ने पूछा। ये सही है। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। ये परेशानी भरा है। 13 क्लैन में एक ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ भी नहीं है। बूढ़ा आदमी विश्वनाथ कड़वा मुस्कुराया। कोई नहीं। नकुल शॉ बेहद हैरान था। 13 देशों में एक भी ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ नहीं था। अगर तुम्हें वास्तव में एक की आवश्यकता है तो मेटल ड्रैगन कंट्री में आयुष्मान नामक एक ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ है। हालांकि उत्तरी महाद्वीप में एक ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ का एक उच्च स्थान है। यहाँ तक कि ट्रू स्पिरिट दायरे में मौजूद लोग भी उसे किराए पर नहीं ले सकते हैं, तो ब्रोकन मून क्लैन कैसे? बूढ़े आदमी विश्वनाथ ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ कोई परेशानी नहीं है। नकुल शॉ ने अपनी जीभ से एक ध्वनि निकाली। उसने नहीं सोचा था कि ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ इतने दुर्लभ थे और उनका इतना उच्च दर्जा था। वाइसहेड बिस्वा का मतलब था कि अगर किसी ने उसे किराए पर लेने की कोशिश करने के लिए ब्रोकन मून क्लैन के शीर्षक का भी इस्तेमाल किया तो बाद वाला परवाह भी नहीं कर सकता है। 13 क्लाउड देश स्काई रिच और मेटल ड्रैगन देशों के बीच थे। ये दोनों शक्तिशाली अस्तित्व थे और उनके पीछे के गुटों में चरम शक्ति थी। दोनों एक निरंतर युद्ध में लगे हुए थे और लड़ाई को दोनों देशों का समर्थन करने वाली शक्तियों द्वारा सुलझाया जाएगा। एक बार जब उनमें से कोई भी जीत जाता तो वे 13 देशों को आसानी से साफ कर सकते थे।
ग्रैंड मास्टर आयुष्मान मेटल ड्रैगन कंट्री का समर्थन करने वाली शक्ति से आता है और उसका कॉन्टिनेंट की शीर्ष 10 शक्तियों में से एक हेवनली युआन सेक्ट के साथ संबंध है। बाद वाला एक चरम गुट है जो केवल एक विचार के साथ कई छोटे क्लैन के जीवन का फैसला कर सकता है। बूढ़े आदमी बिस्वनाथ का भाव गंभीर था। वह स्पष्ट रूप से नकुल शॉ को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। देश, गुट, 10 महान शक्तियां। नकुल शॉ ने अपने दिल में उत्साह को दबा दिया। ऐसा लगता था कि दुनिया उससे कहीं अधिक बड़ी थी जितना उसने कल्पना की थी। ग्रीन फ्लावर कॉन्टिनेंट में इन 10 शक्तियों के पास ये चुनने की क्षमता थी कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। यहाँ तक कि स्कारलेट मून डेमोनिक धर्म को भी 10 महान शक्तियों द्वारा हराया गया था। आराम करो शिक्षक, हम अभी तक वहाँ नहीं हैं। शिष्य का मानना है कि जब तक पर्याप्त लाभ होता है, यहाँ तक कि एक ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ भी अपनी गरिमा को त्याग देगा। नकुल शॉ बेहद आत्मविश्वासी थे। बूढ़े आदमी बिस्वनाथ को अलविदा कहने के बाद नकुल शॉ बूढ़े आदमी गोपीनाथ को देखने गए। दोनों ने उसकी देखभाल की थी और यह कुछ ऐसा था जिसे नकुल शॉ कभी नहीं भूलेंगे। परीक्षण से बाहर निकलने के बाद नकुल शॉ के पास कई संसाधन थे जो उन्होंने 2 शिक्षकों को दिए। आखिरकार नकुल शॉ बाहरी शिष्यों को देखने गए और जब उन्होंने नकुल शॉ को देखा तो किसी ने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि नकुल शॉ का नाम अभी बहुत प्रसिद्ध था। जाहिरा तौर पर यहाँ तक कि कोर शिष्यों को भी उसके पैरों के नीचे कुचला गया था। नकुल शॉ यहाँ पारस और राहुल को देखने आए थे। भाई शॉ, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम इतनी ऊंची स्थिति तक पहुंच गए हो। परीक्षण में पहले और फर्स्ट एल्डर के शिष्य नकुल शॉ को देखकर पारस और राहुल दोनों उत्साहित थे। ये स्पष्ट था कि उन्होंने नकुल शॉ की हरकतों के बारे में सुना था। बाद वाला मुस्कुराया और पूछा, तुम दोनों कैसे कर रहे हो? क्या कोई तुम्हें धमका रहा है? नहीं, वे हिम्मत कैसे करेंगे? यहाँ तक कि आंतरिक शिष्य भी तुम्हारे नाम से डरते हैं। कौन हमें नाराज करने की हिम्मत करता है? नकुल शॉ समझ गए कि दोनों का बाहरी शिष्यों के रूप में काफी अच्छा जीवन था और वे दोनों शीर्ष 20 बाहरी शिष्यों तक पहुंच गए थे, जिसमें पारस असेंडेड दायरे में प्रवेश करने के करीब था। जाने से पहले नकुल शॉ ने दोनों को आध्यात्मिक गोलियों का एक गुच्छा दिया जो उन्हें आसानी से असेंडेड दायरे तक पहुंचने की अनुमति देगा। लगभग 1 या 2 दिन बाद नकुल शॉ ने सभी परेशानी भरे सामान का ध्यान रखा। क्लैन द्वारा अधिकांश मुआवजे का आदान प्रदान किया गया था। मुआवजे के कई प्रकार थे। 1. आदिम क्रिस्टल पत्थरों की भरपाई करके। नकुल शॉ के पास 8000 लो ग्रेड आदिम क्रिस्टल पत्थर थे जो 800,000 घटिया आदिम क्रिस्टल पत्थरों के बराबर था। हालांकि यह एक बड़ी राशि थी, लेकिन आध्यात्मिक हथियारों और आध्यात्मिक स्तरीय कौशल की तुलना में ये कहीं भी पर्याप्त नहीं था। 2. संसाधनों द्वारा मुआवजा। नकुल शॉ के पास एक वाइस हेड जितने संसाधन निकालने की क्षमता थी। उसे जो मासिक भत्ता मिलता था वह सामान्य शिष्यों द्वारा कुछ वर्षों की बचत के खर्च से अधिक था। 3. जब भी वह चाहता था तब हॉलो बिल्डिंग में प्रवेश करने और किसी भी पीक स्तरीय मॉडल कौशल को ब्राउज करने का अधिकार। 4. कुल मिलाकर 10 मुआवजे थे और उनमें से एक ने नकुल शॉ को अपनी खुद की इमारत भी दी। बाद वाला अवाक था, अब हाई की होने और आराम करने का समय नहीं था। वह अपने कमरे में रहा। कुछ समय के लिए नकुल शॉ बेहद लोकी थे और उन्होंने किसी को नहीं देखा। उसके दिमाग की गहराई में लाइटनिंग इनहेरिटेंस का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 स्तरित इमारत दिखाई दी। नकुल शॉ ने लाइटनिंग इनहेरिटेंस की पहली मंजिल से पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना शुरू कर दिया, भले ही वह एक छोटा सा हिस्सा ही क्यों न हो। इस तरह की एक शक्तिशाली विरासत के साथ उसे और कुछ नहीं चाहिए था। सबसे पहले उसे लाइटनिंग विंड पाम को सही करना था और यह निर्माण करने के लिए कौशल बन जाएगा। कई दिनों तक नकुल शॉ के दिमाग में बिजली का दृश्य दिखाई दिया। एक छोटी सी चिंगारी से लेकर एक तूफानी तूफान तक लाइटनिंग इनहेरिटेंस में बिजली थी और नकुल शॉ की समझ क्षमताओं के साथ वह केवल इसके किनारों को सीख सकता था। ये भाग्यशाली था कि उसका वर्तमान लक्ष्य लाइटनिंग विंड पाम को सही करना था और बाद वाले को लाइटनिंग इनहेरिटेंस को समझने का मार्ग बनाना था। कई दिनों बाद नकुल शॉ का लाइटनिंग विंड पाम पीक 4थे स्तर तक पहुंच गया था। यह अभी भी 4था स्तर था, लेकिन शक्ति उससे पहले की तुलना में दोगुनी थी। लाइटनिंग इनहेरिटेंस वास्तव में फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस की सबसे अच्छी विरासत है। मेरे द्वारा लाइटनिंग विंड पाम में बदलाव के बाद इसमें शामिल खतरा कम हो गया है, जबकि इसकी शक्ति बढ़ गई है। ये कई हाई टियर मॉडल कौशलों से भी बेहतर है। नकुल शॉ बहुत खुश थे। अपनी लाइटनिंग इनहेरिटेंस के साथ आध्यात्मिक स्तर के तहत कोई भी कौशल उसके लिए कोई काम का नहीं होगा। सबसे अच्छा उन्हें समर्थन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। 10 दिनों की अवधि में नकुल शॉ बिजली के एक छोटे से हिस्से को समझने में कामयाब रहे थे और वह इसे अपने आंदोलन कौशल में विलय करने में सक्षम थे। इसे विलय करने के बाद नकुल शॉ की विस्फोटक गति बिजली तेज थी और वह अपनी इल्यूजन फिश पिक्चर के साथ उपयोग किए जाने पर चपलता से भरा था। मेरे आंदोलन को सही माना जा सकता है। नकुल शॉ बेहद खुश थे।
उसके बाद नकुल शॉ ने लाइटनिंग को अपने हेवनली विंड ट्रू फोर्स में भी विलय कर दिया, जिसने ट्रू फोर्स को बिजली की चिंगारी को शामिल करने के लिए बनाया, जिससे इसकी गति और क्षति बढ़ गई। नींव के रूप में बिजली के साथ नकुल शॉ के कौशल में सभी में सुधार हुआ था। आगे नकुल शॉ एकांत खेती में चले गए। वह पहले ही परीक्षण में पीक 3 स्काई तक पहुंच चुके थे और उन्हें पहले से ही आंतरिक शिष्यों में मध्य उच्च माना जाता था। हालांकि नकुल शॉ जानते थे कि थरी क्लैन पार्टी में ये कुछ भी नहीं था। नकुल शॉ के पास अब बड़ी संख्या में संसाधनों, गोलियों और आदिम क्रिस्टल पत्थरों पर नियंत्रण था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके पास नहीं था। 5 दिन बाद नकुल शॉ असेंडेड दायरे के चौथे स्काई में प्रवेश कर गए और आभा के कारण पास की ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया। कैरी, निधि और पास की कंपनी सभी दंग रह गईं। भाई शॉ, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम मुझसे एक कदम तेज हो। कैरी, जो चौथे स्काई तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहा था, मुस्कुराने और अपना सिर हिलाने में मदद नहीं कर सका। अध्याय 197 मुख्य शिष्यों को चुनौती 1। चौथा आकाश तीसरे आकाश से बहुत अलग था। नकुल शॉ को महसूस हुआ कि उनके चारों ओर की ऊर्जा के साथ उनकी इंद्रियां और भी मजबूत हो गई हैं। हालांकि वह सीधे ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते थे, फिर भी वे साधना करके इसे ग्रहण कर सकते थे। जब कोई इस स्तर पर पहुंचता है तो उसे शियांटियान के नाम से जाना जाता है। जब मार्शल आर्टिस्ट असेंडेड क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वे बड़े बदलावों और दाव के लिए प्रयास करते हैं। नकुल शॉ को अब ये समझ आने लगा था, मार्शल आर्टिस्ट केवल साधकों, कल्टीवेटरों के लिए एक शीर्षक थे। और भी कई तरह के साधक थे, जैसे ब्लड कॉप्स प्रोटेक्टर, जिसने खुद को एक लाश जैसी आकृति में ढाल लिया था। ये कॉप्स दाव था। क्लाउड फॉरेस्ट में नकाबपोश आकृति, जिसने गुआसन प्रांत शहर पर हमला करने के लिए जानवरों की एक सेना को नियंत्रित किया था, वह भी एक रहस्यमय वंश से था। इस दुनिया में हर तरह की साधना तकनीकें और कौशल मौजूद थे। मार्शल आर्टिस्ट सबसे सामान्य और बनने में सबसे आसान थे, लेकिन साथ ही उनकी संख्या भी सबसे अधिक थी। असेंडेड क्षेत्र के चौथे आकाश में पहुंचने के बाद नकुल शॉ ने अपने क्षेत्र को मजबूत करने और अपनी बाईं आंख के आयाम में मौजूद कौशलों को व्यवस्थित करने के लिए 2 और दिनों तक साधना की। इसमें पीक टियर के नश्वर कौशल और यहाँ तक कि आध्यात्मिक टियर के कौशल भी शामिल थे। नकुल शॉ ने केवल अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें देखा। उनका मुख्य कौशल अभी भी लाइटनिंग इनहेरिटेंस था। इनहेरिटेंस में सब कुछ था, आक्रमण, बचाव, हलचल और गुप्त तकनीकें। इसलिए नकुल शॉ को अन्य कौशलों का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी। 2 दिन बाद हुटिल्ड, नकुल शॉ ने सांस छोड़ी और अपनी इमारत से बाहर निकले। ठीक उसी समय उन्हें पास में ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। क्या कैरी ने भी ब्रेक थ्रू सफलता हासिल कर ली है? नकुल शॉ ने एक निश्चित दिशा में नजर डाली। असेंडेड क्षेत्र के चौथे आकाश में पहुंचने के बाद उनकी इंद्रियां कहीं अधिक तेज हो गई थीं। जैसे ही कैरी ने सफलता हासिल की, कई आंतरिक शिष्य आए और उसे बधाई दी। इसमें राजकुमारी, निधि, सहदेव, प्रेम और अन्य लोग भी शामिल थे। एक बार जब कोई आंतरिक शिष्य चौथे आकाश में पहुंच जाता है तो उसके पास मुख्य शिष्य बनने का मौका होता है। कैरी काफी समय से संप्रदाय में रह रहा था और उसके काफी दोस्त उसे बधाई देने आए थे। नकुल शॉ हंसे और कैरी की इमारत में चले गए। लाउंज के अंदर, भाई कैरी को चौथे आकाश में पहुंचने पर बधाई। लगता है अब मुख्य शिष्य बनना दूर नहीं है। भाई कैरी वास्तव में पुरुषों में एक ड्रैगन हैं। जब आप उड़ें तो हमें भूल मत जाना। कुल मिलाकर 10 आंतरिक शिष्यों ने आदरपूर्वक और चापलूसी करते हुए कहा। भीड़ के बीच निधि, प्रेम और सहदेव के भाव जटिल थे। निधि और प्रेम पहले कैरी को अपने बराबर नहीं मानते थे क्योंकि बाद वाले की प्रतिभा औसत ही थी। हालांकि इस परीक्षण के बाद वह एक मछली से ड्रैगन में बदल गया था और शीर्ष शिष्यों की श्रेणी में आ गया था। कैरी इन चापलूसों का अभिवादन करते हुए असहाय था। वह अभी चौथे आकाश में पहुंचा था और उसे अपनी साधना को मजबूत करने के लिए समय चाहिए था, लेकिन ये लोग तुरंत आकर उसे बधाई देने लगे थे। जब भाई नकुल ने सफलता हासिल की तो तुम लोग उन्हें बधाई देने क्यों नहीं गए? कैरी अपने दिल में ठिठुरकर हंसा। नकुल शॉ ने उनसे 2 दिन पहले चौथे आकाश में सफलता हासिल की थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें बाधित करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि हेड शिष्य मयंक भी एक नज़र डालने के लिए आए और फिर चले गए। अब नकुल शॉ एक ऐसा प्राणी था जो जहाँ भी जाता आपदा लाता। वह पहले से ही लाइटनिंग विंड पाम का अभ्यास करने से पागल हो चुका था और उसने कई मुख्य शिष्यों को भी धोखा दिया था। उसने विनियमन एल्डर के सामने सेंट्रल डिवीजन में इन मुख्य शिष्यों को अपमानित किया था। हालांकि कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। मुख्य शिष्यों के बीच मयंक उसके पीछे खड़ा था। पूरे संप्रदाय में प्रथम एल्डर नकुल शॉ के गुरु थे। नकुल शॉ के बारे में सोचते हुए कैरी को कृतज्ञता, सम्मान और जिज्ञासा की जटिल भावनाएं थीं। भाई कैरी, लाउंज के पार से एक परिचित आवाज सुनाई दी। एक और व्यक्ति कैरी को बधाई देने आया था। पहले तो बहुत से लोगों ने परवाह नहीं की कि वह कौन था, लेकिन जब उन्होंने उस आकृति को देखा तो उनके दिल सिकुड़ गए।
वह एक नीली हवा के साथ एक आंख वाला युवक था जो कमरे में प्रवेश करते ही एक झटके की लहर लेकर आया। निधि और प्रेम के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। भाई नकुल, कैरी तुरंत खुशी के साथ आने वाले का अभिवादन करने गया। नकुल शॉ, हर किसी के भाव बदलते ही वातावरण तुरंत तनावपूर्ण हो गया। ये सभी आंतरिक शिष्य सतर्क हो गए और उन्होंने तुरंत नकुल शॉ का मुस्कान के साथ अभिवादन किया। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और कुछ परिचित लोगों का सरलता से अभिवादन किया। इससे वहां मौजूद अन्य सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। भाई नकुल भले ही डरावने दिखते हों, लेकिन उनका रवैया अफवाहों जितना बुरा नहीं है। नकुल शॉ के उन्हें वापस सिर हिलाने से ही वे खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। अफवाहों में वह एक क्रूर जंगली व्यक्ति था और उसने कई मुख्य शिष्यों को बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसे ऐसा लगा था। भाई नकुल, परीक्षण में आप बहुत महान थे। जो कोई भी आपकी नज़र में आया उसे हटा दिया गया। फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल में भाई नकुल के साथ कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। ये आंतरिक शिष्य नकुल शॉ की चापलूसी करने लगे और कई लोगों ने तो यहाँ तक संकेत दिया कि वे उसके चेले बनने को तैयार हैं। यदि किसी से यह पूछा जाए कि सबसे अधिक किसे नाराज नहीं करना चाहिए तो वह निश्चित रूप से नकुल शॉ थे। यदि कोई नकुल शॉ का अनुसरण करता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे जो चाहें कर सकते हैं। नकुल शॉ का भाव अजीब था क्योंकि उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनकी कोई भी चेले लेने की मंशा नहीं थी। भाई नकुल, आप पहले ही चौथे आकाश में पहुंच चुके हैं और अपनी नींव को मजबूत कर चुके हैं। क्या आप मुख्य शिष्यों को चुनौती देने जा रहे हैं? कैरी ने अचानक उत्सुकता से पूछा। मुख्य शिष्यों को चुनौती? वहां मौजूद कुछ आंतरिक शिष्यों के भाव तनावपूर्ण हो गए। मुख्य शिष्य आंतरिक शिष्यों से एक पूरी श्रेणी ऊपर थे, ठीक वैसे ही जैसे आंतरिक शिष्य बाहरी शिष्यों से ऊपर थे। तुम्हारे पूछने से पहले मैं लगभग भूल ही गया था। नकुल शॉ ने अपना सिर रगड़ा। उन्हें अचानक याद आया कि उन्होंने प्रथम एल्डर से शीर्ष 5 मुख्य शिष्यों तक पहुंचने और थरी क्लान पार्टी में प्रवेश करने का वादा किया था। केवल शीर्ष 5 में पहुंचकर ही प्रथम एल्डर को नकुल शॉ को थरी क्लान पार्टी में प्रवेश करने के लिए नामित करने की अनुमति दी जाएगी। ये सबसे कम आवश्यकता थी। वे थरी क्लान पार्टी में पूरे ब्रोकन मून संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सुनकर कि नकुल शॉ वास्तव में मुख्य शिष्यों को चुनौती देंगे, मौजूद सभी आंतरिक शिष्य उत्साहित हो गए। पिछले समय में मुख्य शिष्यों की रैंकिंग में गंभीर बदलाव आया था। कुल मिलाकर ये फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल के कारण था। जिन लोगों ने इसमें भाग लिया था उनकी साधना में बहुत वृद्धि हुई थी। मयंक, जय, जैक विल्सन और रितिका ने पूरी मुख्य शिष्यों की रैंकिंग को पलट दिया था। मयंक पहले हेड शिष्य थे। जय दूसरे मुख्य शिष्य के स्थान पर पहुंचे। जैक विल्सन और रितिका क्रमशः 5वें और 6ठे स्थान पर पहुंचे थे। इस बात से सभी आंतरिक शिष्य स्तब्ध रह गए। ये खबर सुनकर नकुल शॉ ने अपनी जीभ पर क्लिक किए बिना नहीं रह सके। उन्हें यह एहसास नहीं था कि वह हवा बनाने वाली तितली थे। अगर वह नहीं होते तो हर कोई दूसरा चरण पार नहीं कर पाता। अगर वह नहीं होते तो स्काई बाउंड्री आइलैंड बर्फ के एक द्वीप में नहीं बदलता। ये सही है, आंतरिक शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पहले कभी इतनी भयंकर नहीं रही है। कैरी ने आह भरी। अब तक जिन शिष्यों ने परीक्षण में भाग लिया था उन्हें अपनी रैंकिंग मिल गई होगी और मुख्य शिष्यों का फैसला हो गया होगा। हालांकि बहुत से लोगों को एहसास हुआ कि मुख्य शिष्यों की रैंकिंग अभी बहुत दूर है। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक पागल प्राणी ने अभी तक अपनी चाल नहीं चली थी। वह व्यक्ति नकुल शॉ था। परीक्षण में पहला स्थान, वह व्यक्ति जिसने 10,000 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उसने अभी तक अपनी चाल नहीं चली थी, लेकिन अब बाद वाला उनके सामने खड़ा था और वह मुख्य शिष्यों को चुनौती देने जा रहा था। वे उत्साहित क्यों नहीं होते? क्या रैंकिंग फिर से बदलेगी? लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि नकुल शॉ केवल भाग्य के कारण ही परीक्षण में पहले आए थे। इसके अलावा नकुल शॉ को कोई इनहेरिटेंस नहीं मिला था और इसलिए उनके पास पुराने मुख्य शिष्यों की तुलना में न तो शक्ति थी और न ही अनुभव। भाई नकुल, बाहर से एक आवाज़ आई जो प्रभुत्व से भरी थी। आवाज़ के साथ शक्तिशाली आभा का एक उछाल आया। अंदर के आंतरिक शिष्यों को महसूस हुआ कि वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि कौन आया है तो वे चौंक गए। मयंक। हेड शिष्य मयंक होने के नाते वह बिना किसी संदेह के युवा पीढ़ी के नेता थे। मयंक, हेड शिष्य और प्रथम एल्डर के शिष्य के आगमन से हर कोई खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि मयंक उनसे मिलने या कैरी को बधाई देने यहाँ आएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास ऐसा करने की क्षमता और अधिकार नहीं था। भाई मयंक, नकुल शॉ लाउंज से बाहर आए। भाई नकुल, मास्टर ने मुझे आपको जल्द से जल्द शीर्ष 5 मुख्य शिष्यों में प्रवेश करने के लिए कहने को कहा। मयंक ने तुरंत नकुल शॉ को बताया कि वह क्यों आए थे। सामान्य परिस्थितियों में मयंक नकुल शॉ को मुश्किल से ही खोजने आते थे। हालांकि दोनों प्रथम एल्डर के शिष्य थे, लेकिन उनका रिश्ता न तो अच्छा था और न ही बुरा। मयंक पूर्णता का लक्ष्य रखते थे और भले ही वह नकुल शॉ को नापसंद करते थे, फिर भी वह बाद वाले की रक्षा करते थे क्योंकि दोनों के गुरु एक ही थे।
हालांकि उनके इस छोटे भाई ने एक बार फिर उनकी उम्मीदों को पार कर दिया था। ये फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल में विशेष रूप से ऐसा था। नकुल शॉ पहले आए थे, जिससे उन्हें असहजता और यहाँ तक कि थोड़ी ईर्ष्या भी महसूस हुई थी। मुझे उम्मीद है कि भाई मयंक मास्टर को बता सकते हैं कि मैं पहले ही शीर्ष 5 मुख्य शिष्यों में पहुंच चुका हूं और उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नकुल शॉ मुस्कुराए और कहा। वह समझ गए थे कि मास्टर उन्हें थरीक्लान पार्टी के लिए नामांकित करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वह इसके बारे में सब कुछ भूल गए थे। ये सुनकर मयंक की भौहें तन गईं। नकुल शॉ में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? उसने अभी तक अपनी चाल भी नहीं चली थी और वह चाहता था कि वह मास्टर को बताए कि वह पहले ही सफल हो चुका है। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह मास्टर से झूठ बोल रहा था? ऐसा नहीं, मैं मास्टर को बताऊंगा कि भाई नकुल के अहंकार को ठीक करने की आवश्यकता है। आराम करो, मैं मास्टर को ठीक वही बताऊंगा जो तुमने कहा। मयंक हंसा और फिर वह मुड़ा और चला गया। वह यही करना चाहता था और वास्तव में उसने ऐसा ही किया। धत, यह मयंक मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। नहीं, मुझे उसके मास्टर से मिलने से पहले शीर्ष 5 में शामिल होना होगा। नकुल शॉ का भाव कस गया। श्वा, बिजली की एक गुनगुनाहट सुनाई दी क्योंकि नकुल शॉ का एक आफ्टर इमेज पीछे रह गया था। ये किस तरह का गति कौशल था? वहां मौजूद हर किसी ने एक ठंडी सांस ली। अध्याय 198 मुख्य शिष्यों को चुनौती दो। ब्रोकन मून संप्रदाय। एक सुंदर उद्यान के अंदर। हे बूम एक भावहीन युवक 2 युवकों के साथ अभ्यास कर रहा था। इस समय हवा में रोशनी चमक रही थी और ऊर्जा के किसी भी शेष विस्फोट से धातु भी चकनाचूर हो सकती थी। वह भावहीन युवक एक साथ 2 लोगों से बिना हारे लड़ पा रहा था। पानी की एक गहरी नीली परत ने उसे घेर रखा था, जिसमें अंदर जबरदस्त दबाव था। बस उसके बगल में खड़े होने से असेंडेड क्षेत्र में सामान्य साधकों को खून की उल्टी हो सकती थी। उद्धरण चिन्ह डार्क वाटर इनहेरिटेंस। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस के सबसे शक्तिशाली इनहेरिटेंस में से एक है। रमन मास्टर पास की एक चट्टान पर बैठे थे और प्रशंसा के साथ कह रहे थे। वह भावहीन युवक जय था और बाकी 2 जैक विल्सन और रजत थे, दोनों रमन मास्टर के शिष्य थे। जैक विल्सन पीक चौथे आकाश में था और 5वां मुख्य शिष्य था। रजत 5वें आकाश में था और मुख्य शिष्यों में 3रे स्थान पर था। इस समय दोनों सबसे कम उम्र के जय को नहीं हरा सकते थे, भले ही उन्होंने मिलकर मुकाबला किया हो। बाद वाला पीक चौथे आकाश में पहुंच गया था और वह अपने 2 वरिष्ठ भाइयों को पीछे धकेलने में सक्षम था। जैक विल्सन और रजत चौंक गए जब से जय फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल से बाहर निकला था। वह लीप्स एंड बाउंड्स बहुत तेजी से बढ़ा था। दोनों के एक साथ मिलकर लड़ने की शक्ति एक सामान्य साधक को चौथे आकाश में टुकड़ों में बांट सकती थी, लेकिन ये जय के बचाव को भी नहीं तोड़ सकी। ऐसा लग रहा था कि जय के चारों ओर एक अथाह भंवर है, जिससे हर हमला ऐसा महसूस होता था कि वह एक महासागर में डूब रहा है। हेवनली वाटर माउंटेन ओपनर। जय ने अपने हाथ हिलाए और पानी की एक गहरी नीली लहर अचानक फैल गई और एक जांग के साथ दूसरे 2 को पीछे धकेल दिया। इससे पहले कि रजत अपनी कंपोजर शांतता को फिर से हासिल कर पाता, उसे 10 कदम पीछे धकेल दिया गया। जैक विल्सन को और पीछे धकेल दिया गया और वह लगभग खून की उल्टी कर देता। धन्यवाद। 3रा मुख्य शिष्य और 5वां मुख्य शिष्य मिलकर जय को नहीं हरा सके। अच्छा, बहुत अच्छा जय, तुमने बहुत सुधार किया है। 2 सालों में युवा पीढ़ी में कोई भी तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। रमन मास्टर ने प्रशंसा की। रजत और जैक विल्सन स्तब्धता के भावों के साथ एक तरफ खड़े थे। बाद वाला नफरत और लाचारी से भरा था। जय केवल इतना शक्तिशाली था क्योंकि उसे एक इनहेरिटेंस मिला था। जब भी वह इसके बारे में सोचता था तो वह नकुल शॉ से नफरत करता था। अगर बाद वाला नहीं होता तो शायद उसे भी एक इनहेरिटेंस मिल सकता था। जय, अपनी नज़र सिर्फ ब्रोकन मून संप्रदाय पर मत रखो। आधे महीने में थरीक्लान पार्टी में तुम अपने कौशल दिखा सकते हो। उस समय तुम मुझे सम्मान दोगे। रमन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। थरीक्लान पार्टी। जैक विल्सन और रजत ने दिल के धड़कने के साथ एक दूसरे की तरफ देखा। जय की ताकत के साथ वह आसानी से थरीक्लान पार्टी में भाग ले सकता था, हालांकि उनके लिए यह मुश्किल होगा। ठीक उसी समय एल्ड बाहर कोई परेशानी पैदा कर रहा है। एक नौकर दौड़कर आया। जैक विल्सन ने कहा, यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत कौन करता है? ये प्रथम एल्डर का शिष्य नकुल शॉ है। वह लोगों के एक झुंड का नेतृत्व कर रहा है और भाई जैक की तलाश कर रहा है और यहाँ तक पीछा करता हुआ आ गया है। नौकर ने घबराहट में कहा। रजत हंसा। भाई जैक, ऐसा लगता है कि नकुल शॉ तुम्हारे लिए परेशानी ढूंढ रहा है। नकुल शॉ कितना भी अहंकारी क्यों न हो, वह फिर भी एक शिष्य था। वह एक एल्डर के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत कैसे करेगा? ये कमीना निश्चित रूप से मेरे मुख्य शिष्य पद को चुनौती देना चाहता है। जैक विल्सन का भाव दिम अस्पष्ट था, लेकिन उसका दिल वास्तव में बेहद सतर्क था। वह जानता था कि नकुल शॉ की ताकत कितनी भयानक थी।
क्या हुआ? रमन मास्टर ने पूछा। मैंने सुना कि नकुल शॉ एक मुख्य शिष्य को चुनौती देना चाहता था। वह पहले भाई जैक को खोजने गया, लेकिन भाई जैक घर पर नहीं थे। फिर वह भाई रजत को खोजने गया और उसे भी कोई नहीं मिला। उसके बाद वह भाई जय की तलाश में गया। ठीक है, मैं समझ गया। फिर वह मेरे स्थान पर आया। रमन मास्टर ने गहराई से कहा। सचमुच, एल्डर नौकर काम रहा था। इस समय उद्यान में वातावरण तनावपूर्ण था। रमन मास्टर के 3 शिष्यों के भाव अगली भद्दे थे। नकुल शॉ निश्चित रूप से रमन मास्टर के शिष्यों को चुन रहे थे। क्या उसने सोचा कि वे कमजोर थे? हास्यास्पद। जैक विल्सन का चेहरा फ्योरी क्रोध से भर गया था, लेकिन असल में वह बहुत खुश था। अगर वह अकेला होता तो वह शायद उस कमीने को नहीं हरा सकता, लेकिन उन तीनों के साथ। नकुल शॉ, तुम आज वाकई बदकिस्मत हो। तुम तीनों जा सकते हो, लेकिन मेरा अपमान मत करना। रमन मास्टर ने अपना हाथ हिलाया। हालांकि उन्हें इस बात से घृणा महसूस हुई कि नकुल शॉ ने जानबूझकर उनके शिष्यों को चुना, लेकिन वह ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में थे और वह जाहिर तौर पर युवा पीढ़ी के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा नकुल शॉ के पीछे प्रथम एल्डर खड़े थे। वह और प्रथम एल्डर दोनों शिष्यों के बीच की प्रतिस्पर्धा में आसानी से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जाओ, चलो चलते हैं। तीनों अपने मास्टर के स्थान से बाहर निकल गए। रजत को अपने दिल में अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा कि दोनों नकुल शॉ से नफरत करते थे। इमारत के बाहर वास्तव में लोगों का एक समूह था और नेता नकुल शॉ था। तो तुम लोग यहाँ छिपे हुए थे, नकुल शॉ ने एहसास में कहा। जब वह एकांत साधना से बाहर निकला तो वह जाहिर तौर पर पहले रमन मास्टर के शिष्यों को चुनौती देगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैक विल्सन, रजत और जय सभी घर पर नहीं थे। घूमकर और पूछने के बाद उसे पता चला कि तीनों रमन मास्टर के स्थान पर छिपे हुए थे। छिपे हुए होने का क्या मतलब है? जैक विल्सन और बाकी 2 को डिस्गस्टेड, घृणा और एंगर्ड, क्रोधित महसूस हुआ। तीनों को उनके मास्टर ने एक दूसरे के साथ अभ्यास करने के लिए बुलाया था। जो लोग यह नहीं जानते थे, उन्होंने शायद सोचा कि वे नकुल शॉ से डर गए थे। लड़ो, नकुल शॉ ने कहा और लड़ाई के मंच की तरफ मुड़ा। उसे चिंता नहीं थी कि वे अनुसरण नहीं करेंगे। वे पहले से ही एक एल्डर की इमारत के सामने थे, उनके लिए न लड़ना असंभव था। जल्द ही सेंट्रल डिवीजन चैलेंजिंग स्टेज। ये सिर्फ आंतरिक शिष्यों के एक दूसरे के साथ अभ्यास करने के लिए बनाया गया था। नकुल शॉ हवा में उछला और वह मंच पर उतरा। इस समय पहले से ही 2 आंतरिक शिष्य लड़ रहे थे। जब दोनों ने एक आंख वाले नीले बालों वाले युवक को देखा जो चौथे आकाश की आभा दे रहा था, तो वे मंच से डरकर भाग गए। जल्द ही चौथे आकाश या उससे अधिक के कुछ और आभा उतरे। जैक विल्सन और बाकी 2 ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लग रहा था कि वे ये तय कर रहे थे कि पहले कौन लड़ेगा। जैक विल्सन थोड़ा डरा हुआ था और उसने खुद को नामित नहीं किया। आप तीनों एक साथ क्यों नहीं आते? नकुल शॉ ने उपहास किया। चुप रहो, अहंकारी, जय और जैक विल्सन ने एक ही समय में कहा। बेशक नकुल शॉ वास्तव में तीनों से एक साथ नहीं लड़ना चाहता था। वह इतना अहंकारी नहीं था और भले ही वह तैयार होता, तीनों नहीं होते। भाई जैक, तुम पहले जाओ और उसकी ताकत का परीक्षण करो, रजत ने आदेश दिया। ठीक है। हालांकि जैक विल्सन अनिच्छुक था, फिर भी वह सहमत हो गया। मंच पर नकुल शॉ ने जैक विल्सन का सामना किया। जो कुछ हो रहा था उसे सुनकर पहले से ही कई आंतरिक शिष्य पहुंच चुके थे। आंखों के दोनों जोड़ों में जटिल भावनाएं थीं। यह विशेष रूप से जैक विल्सन के लिए था। जब वह गुवान पैलेस गया था तो वह कितना डोमिनेंट प्रभावी था। उस समय उसने नकुल शॉ की तरफ सीधे देखा भी नहीं था। उसे नकुल शॉ याद भी नहीं था। अब जैक विल्सन का सिर झंझनाया और उसके अंदर सतर्कता और डर था। ऐसा नहीं था कि नकुल शॉ और जैक विल्सन पहले नहीं लड़े थे। उन्होंने परीक्षण में ऐसा किया था, लेकिन अंत में जैक विल्सन को बेवकूफ़ बनाया गया था। भाई जैक विल्सन, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ धीरे से पेश आऊं? नकुल शॉ की आंखें कितनी तेज थीं। उसने जैक विल्सन की आंखों में रिट्रीट्स पीछे हटने का संकेत पहले ही पकड़ लिया था। बाद वाले के पास ट्रू फाइटिंग इंटेंट, सच्ची लड़ाई की मंशा भी नहीं थी। चुप रहो, ये हमारी जुबान से लड़ाई नहीं है, जैक विल्सन ने कहा। उसने अपनी तलवार निकाली और नकुल शॉ पर वार किया। मंच के फर्श पर काली चट्टान पर निशान बन गए। ये चट्टान निम्न श्रेणी के नश्वर हथियारों की तुलना में भी कठिन थी। क्या शक्तिशाली हमला है! नीचे के शिष्यों ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। जो हथियार जैक विल्सन अभी पकड़े हुए था वह मध्य श्रेणी का था और उसने खुद उच्च रैंक वाले कौशलों में प्रशिक्षण लिया था। जब वह जय से लड़ रहा था तो उसने हथियार का उपयोग नहीं किया था। ही, क्या तुम मानते हो कि मैं सिर्फ अपनी जुबान का उपयोग करके जीत सकता हूँ? नकुल शॉ हल्के से हंसा। उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई और उसने हमले से बच निकला। अहंकारी मत बनो। अगर तुम्हारे पास कौशल है तो अपने हाथों का उपयोग मत करो, जैक विल्सन ने कहा। जरूर, मैं तुम्हें दिखाऊंगा।
नकुल शॉ ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और उसने एक गहरी सांस ली। बोई टिल्ड, उसने अपना मुंह खोला और जैक विल्सन पर एक अदृश्य मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमला हुआ। जहां मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमला गया, वहां गड़गड़ाहट की आवाज थी। हुआंग, ऐसा लगा जैसे जैक विल्सन पर बिजली गिर गई हो। उसकी आकृति हिल गई और उसका खून उबल गया। अभी अभी की चाल ने उसे लगभग खून की उल्टी करवा दी थी। नकुल शॉ का मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमला सीधे आत्मा में घुस गया और शरीर को झटका देने के लिए उच्च कंपन का उपयोग करेगा। लाइटनिंग इनहेरिटेंस प्राप्त करने के बाद नकुल शॉ हर चीज के लिए इसे एक आधार के रूप में उपयोग करेगा। इस मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमले में भी गड़गड़ाहट की गुनगुनाहट थी। इसके अलावा जैक विल्सन दृढ़ इच्छाशक्ति वाला नहीं था, वह जय और कैरी से कहीं अधिक कमजोर था। इसलिए मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमले के पहले दौर ने जैक विल्सन को लड़खड़ाने और लगभग खून की उल्टी करने का कारण बना दिया। बोई बोई, जैक विल्सन ने तुरंत खून का एक माउथफुल घूंट बाहर थूक दिया क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया। मानसिक ऊर्जा मूल रूप से उसकी कमजोरी थी और अब नकुल शॉ का ध्वनि हमला परीक्षण की तुलना में बहुत स्ट्रॉन्गर मजबूत था, खासकर लाइटनिंग इनहेरिटेंस के एक हिस्से के साथ विलय के बाद। ये कैसे संभव है? भाई नकुल ने अपने हाथों को हिलाया भी नहीं। सिर्फ उसके मुंह ने अकेले ही जैक विल्सन को खून की खांसी करवा दी। दर्शकों को स्तब्ध रह गए। भाई जैक, अपने कानों और अन्य कमजोर हिस्सों की रक्षा के लिए अपनी सच्ची ताकत का उपयोग करो, रजत ने पूछा। वह जानता था कि नकुल शॉ का मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमले के लिए ध्वनि का उपयोग करता था। उसकी कमजोर इच्छाशक्ति के कारण भले ही उसने सुरक्षा के रूप में अपनी सच्ची ताकत का उपयोग किया हो, ये केवल 10 से 20% नुकसान को ही रोक पाएगा। नकुल शॉ ने कहा, मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमले में मानसिक ऊर्जा ही थी जिससे बचाव करना मुश्किल था। ये किसी को घबराहट में डाल देता है और उस स्थिति में वे पूरी तरह से बचाव कैसे कर सकते हैं? अगर यह चट्टान जैसी दृढ़ इच्छाशक्ति और उच्च साधना वाला कोई व्यक्ति होता तो नकुल शॉ के मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमले का प्रभाव शक्ति में कम से कम आधा हो जाता। दुर्भाग्य से जैक विल्सन नहीं था। इसके विपरीत वह नकुल शॉ से और भी डर गया। बोई बोई बोई, नकुल शॉ ने कुछ और हमले किए। धप, जैक विल्सन के कानों और नाक से खून बहने लगा क्योंकि वह बेहोश हो गया। बहुत कमजोर। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और उसने सोचा कि वह वास्तव में मानसिक ऊर्जा के रास्ते में प्रतिभाशाली था, लेकिन फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल में भी उसके लिए उपयुक्त इनहेरिटेंस नहीं था। लाइटनिंग इनहेरिटेंस उसके लिए उपलब्ध दूसरा सबसे अच्छा विकल्प था।